पिछले 8 वर्षों से देश में एक नई सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, और उस सरकार ने हमेशा एक दावा किया है कि भ्रष्टाचार को किसी भी हाल में वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार हो रहा है। किस रूप में हो रहा है? नए नए रूप में हमेशा आपके सामने आता रहा है। पिछले महीने आपने एक एबीजी शिपयार्ड की लूट की कहानी सुनी थी, जिसमें एबीजी शिपयार्ड के प्रमोटर्स ने बैंकों के लगभग 21,000 करोड़ रुपए लूट लिए और उसके खिलाफ एक आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत, एक कायदे के तहत कार्रवाई होती रही। जब हम लोगों ने मुद्दा उठाया तब प्रोमोटर्स के खिलाफ कुछ कार्रवाई भी, वरना प्रोमोटर्स को छोड़ दिया गया। बिल्कुल उसी तरीके का एक केस आपके सामने लेके आया हूं, नया केस जो लोगों की आंखों से ओझल है और जिसमें प्रोमोटर्स ने बहुत बड़ा घोटाला किया है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिल्कुल उसी तरह का एक घोटाला है, वो है एमटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज। एमटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज ने हिंदुस्तान के सरकारी बैंकों से लगभग 25,000 करोड़ का कर्ज लिया और पूरा कर्ज डुबा दिया और आखिर में डिफॉल्टर घोषित करके बाद में इंसॉल्वेंसी केस में वो शामिल हो जाते हैं। आप पूछेंगे एमटेक ग्रुप क्या है? ये ऑटो पार्ट बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है। हिंदुस्तान की कितनी बड़ी कंपनी, दिल्ली बेस्ड कंपनी है, दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह नॉर्थ की कंपनी है, जिसका एक बड़ा अच्छा ग्लोबल प्रेजेंस भी रहा है। इस कंपनी का एक बड़ा फेमस ब्रांड है इसी ग्रुप का, जिसको आप लोग सब लोग जानते हैं, वो है बरिस्ता कॉफी। बरिस्ता के आउटलेट पे आप लोग कभी कॉफी पिए होंगे, तो ये उसी ब्रांड की कंपनी है। तो बरिस्ता के छोटे से कॉफी के प्याले में कैसे 25,000 करोड़ का घोटाला घुला मिला है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसमें एनसीएलटी, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स और जो लेंडर्स हैं यानी बैंक, जो कर्ज देने वाली कंपनियां हैं, वो सब लोग इस घोटाले में कैसे शामिल हैं, इसका खुलासा करने के लिए आपके सामने मैं आज आया हूं, खास मुंबई से। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंडर, मैं आईबीसी की जो एक्टिविटी चल रही है, ये है क्या एक्चुअली, एनसीएलटी क्या कर रहा है और बैंक्रप्सी कोड के तहत हमारे देश में किस तरह से अलग अलग कंपनियों की नीलामी हो रही है और बैंकों का लाखों करोड़ रुपए डूब रहा है। इस पे एक छोटा सा बैकग्राउंडर देता हूं, उसके बाद में एमटेक का पूरा स्कैम आपके सामने रखना चाहूंगा। यह पूरा मामला 2016 में शुरू होता है। 2016 के मई महीने में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक ऐसा नया कानून बनता है, जिसके तहत जितने भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उनको एक तरीके से छूट दी गई या उनको एक लीगल रूट दिया गया कि अगर आप अपनी कंपनी नहीं चला पा रहे हैं और डिफॉल्ट कर जा रहे हैं, तो आप एनसीएलटी में जा सकते हैं लिक्विडेशन में, और लिक्विडेशन में जाने के बाद उसके बाद एक पूरा सिस्टम बनाया। उस सिस्टम के तहत आपको उसमें एक सहूलियत मिल सकती है। और तब से एक खतरनाक ट्रेंड चल रहा है बैंकों को लूटने का, इंसॉल्वेंसी केसेस के नाम पे। तो आईबीसी के तहत एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक मेन ताकतवर बॉडी है इस समय, जो कभी बीआईएफआर हुआ करती थी उसी तरीके से आज आईबीबीआर है। तो आईबीबीआर का कहना है कि पिछले साल दिसंबर तक, यानी 2017 से लेकर पिछले साल दिसंबर तक हिंदुस्तान में 4,946 केसेस, इंसॉल्वेंसीज के केसेस एडमिट किए थे बोर्ड ने। यानी पूरे हिंदुस्तान में 4,946 कंपनियां ऐसी थी जो बैंकरप्ट हो गई पिछले 5 सालों में, 2017 से लेकर के 2021 के दिसंबर महीने तक उन कंपनियों के केसेस एडमिट किए गए। इसमें कितने पैसे बैंक के इन्वॉल्व है ये कुछ नहीं बताया आईबीबीआई ने। लेकिन आगे जाकर के आईबीबीआई एक और इंफॉर्मेशन शेयर करता है
और वो बताता है कि अब तक यानी पिछले साल दिसंबर महीने तक 457 केसेस इन्होंने रिजॉल्व कर दिए, यानी 457 बैंकरप्ट कंपनियों की जो बैंकरप्सी है और जो उनका रिजोल्यूशन प्लान था उसको फाइनली एक किनारे पर लगाया गया है। अब आप आगे जानकर चौंक जाएंगे, इन 457 कंपनियों में हिंदुस्तान के बैंकों के 8.3 लाख करोड़ फंसे हुए थे। 8,30,000 करोड़ कर्ज लिया था सिर्फ 457 कंपनियों ने। अब आप जानना चाहेंगे कि इनका जब रिजोल्यूशन हुआ तो कितने पैसे बैंकों के बचे। आईबीबीआई बताता है कि 8.3 लाख करोड़ के बैंक कर्जे में से सिर्फ 2,60,000 करोड़ रुपए अपने पास आए। 6 लाख करोड़ रुपए बैंकों के डूब गए। यह आईबीबीआई की रिपोर्ट है। 457 कंपनियों का यह हाल है, जबकि 4,946 कंपनियां इस समय रिजोल्यूशन के लिए आईबीबीआई में एडमिटेड है। इसी बीच आरबीआई एक रिपोर्ट देती है और आरबीआई एक डर्टी डजन की लिस्ट रिलीज करती है। डर्टी डजन 12 कंपनियों की कहानी बताती है। और ये जो 12 कंपनियां हैं इसमें कुछ का नाम आप जानते हो, इसमें एबीजी शिपयार्ड भी है, जेपी इंफ्राटेक, आलोक इंडस्ट्रीज, भूषण स्टील, एसआर स्टील, एबीजी शिपयार्ड, उसी में एमटेक है, एमटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज, लैंको, मॉनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड। इन डर्टी डजन कंपनियों के बारे में आरबीआई ने कहा कि इसमें टोटल 3.45 लाख करोड़ यानी 3,45,000 करोड़ बैंकों का कर्जा फंसा हुआ था। और जब इनको रिजॉल्व किया गया, जिसमें एमटेक भी है, तब सरकार के पास यानी बैंकों के पास यानी लेंडर के पास यानी क्रेडिटर्स के पास कुल 75,000 करोड़ आए। मतलब लगभग 2.5 लाख करोड़ बैंकों के डूब गए। ये एक आरबीआई ने इसी बीच का एक और फिगर दिया है। तो 2016 से देश में सरेआम लूट मची है। लिक्विडेशन में की गई किसी भी कंपनी के प्रोमोटर्स के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक आध प्रोमोटर की बात मैं बताऊंगा, लेकिन आज तक एक आध को छोड़कर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, जेपी इंफ्रा हो या एमटेक हो या एपीजी शिपयार्ड, इतने बड़े प्लेयर्स, इतने बड़े बिजनेस माइंड के लोग, इनकी पूरी कंपनी में हजारों करोड़ का बैंक का कर्ज डूब जाता है और ये अचानक सरेंडर हो जाते हैं। फिर आईबीसी के रूट के जरिए उसका लिक्विडेशन वैल्यू तय होता है और कंपनी बेच दी जाती है और प्रमोटर छूट जा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे जाकर हम और विस्तार से प्रकाश डालना चाहेंगे। तो इस तरह के जो लूट हुए हैं, उस लूट में एक तो किस्सा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो मशहूर किस्सा है रुचि सोया का। रुचि सोया वाली कंपनी के, आपने सोया तेल जो बनाने वाली कंपनी थी, कहानी आपको मालूम होगी, जिसके ऊपर 12,000 करोड़ का कर्ज था। 12,000 करोड़ का जिस पे कर्ज था, उसको बाबा रामदेव ने 4,500 करोड़ में ले लिया। एक लीगल रूट के जरिए सरकार कह सकती है। अब जब 4,500 करोड़ में उसको लिया गया, तब डील यह हुई कि बाबा आपको सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए अपफ्रंट देना है, बाकी 3,500 करोड़ बैंक आपको लोन देंगे। कौन से बैंक? जिनका पैसा डूबा। जिन बैंकों का पैसा डूब गया, उन्हीं बैंकों ने बाबा को रुचि सोया डूबी हुई कंपनी खरीदने के लिए 3,500 करोड़ रुपए लोन दिया। एक साइड, एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष, रुचि सोया वॉज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी इन द स्टॉक एक्सचेंज। और पब्लिक लिस्टेड कंपनी की कहानी यह होती है, उसके पीछे लीगल जो वो है, उसका बेस है सेबी के रूल के हिसाब से कि मिनिमम 25% शेयर होल्डिंग शुड बी विद द पब्लिक। यानी जो एक स्मॉल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास रहे, वो कंपनी बिके जाए कुछ भी हो। लेकिन जैसे ही बाबा ने कंपनी ली, उस कंपनी के सारे शेयर प्राइस को फ्रीज कर दिया, जीरो वैल्यू कर दिया और सबको बोला कि अब तुम्हारा कुछ भी नहीं है कंपनी। सारे स्मॉल इन्वेस्टर्स बाहर निकल गए। अब 2-3 दिन पहले खबर आती है कि बाबा ने कहा है कि अब वो रुचि सोया का एक पब्लिक इशू लेके आना चाहते हैं 4,300 करोड़ का, 4,500 करोड़। जैसे ही पब्लिक इशू लेके आएंगे, उसके बाद बाबा के स्टेटमेंट आता है कि मैं रुचि सोया को कर्ज मुक्त करने जा रहा हूं। ये 4,500 करोड़ में से 3,500 करोड़ बैंकों का दे दिया जाएगा, बाबा का भी 1,000 करोड़ आ जाएगा उनके पास, और रुचि सोया बाबा के पास मुफ्त में आ जाएगा। इस तरीके से खेल हो रहा है। एक सैंपल केस आपके सामने रखा है। इस तरह का और भी कहते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज एक टेक्सटाइल कंपनी है, 5,000 करोड़ इसके ऊपर कर्ज था। ये कंपनी 500 करोड़ में बिक गई। आलोक इंडस्ट्रीज के प्रोमोटर्स के बारे में
पेंडोरा पेपर्स में नाम आए कि पेंडोरा पेपर से बताया गया कि आलोक इंडस्ट्रीज के जो प्रोमोटर्स हैं इनके ऑफशोर अकाउंट से इसमें इतने पैसे हैं। मतलब इनके प्रोमोटर्स ने आलोक इंडस्ट्रीज को डुबाते समय बैंकों का पैसा फंड साइफन ऑफ किया, डाइवर्ट किया अपने ऑफशोर कंपनीज में, उसकी कोई जांच नहीं हुई और 4,500 करोड़ बैंकों का पैसा डुबा दिया गया और आलोक इंडस्ट्रीज के मालिक निठल्ले छुट्टे घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं हो रहा। इसी तरीके से एक केस है कुमार मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके ऊपर 5,600 करोड़ रुपए का लोन था और कंपनी कितने में बिकी आखिर में? 41 करोड़ में। इतना बड़ा हेयर कट आईबीसी रूट के तहत जो दिया जा रहा है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, ये एमटेक के जरिए मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं। लेंडर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठ रहे हैं लिक्विडेशन प्रोसेस में, वो 5,600 करोड़ की एक कंपनी को 41 करोड़ में बेचने का डिसीजन ले लेते हैं और उसका कोई आधार नहीं है और उससे उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। ना तो प्रोमोटर से कोई पूछ रहा है, ना लेंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव से पूछ रहा है, ना पूरे प्रोसेस पे कोई सवाल उठा रहा है। वेणुगोपाल धूत जी का नाम सुना होगा आपने, वीडियोकॉन कंपनी, 46,000 करोड़ रुपए का कर्ज इस कंपनी पे। यह कंपनी आने वाले दिनों में 3,000 करोड़ में बिकने जा रही है, ऐसी पब्लिक में इंफॉर्मेशन आई है। स्टरलाइट नाम की कंपनी जो वेदांता वाले हैं वो लोग खरीद रहे हैं। अब वेणुगोपाल धूत जैसे एक मारवाड़ी बिजनेसमैन, श्रूड बिजनेसमैन, होशियार बिजनेसमैन, वो 46,000 करोड़ रुपए कर्ज लेके कंपनी डुबा देता है कि इतना आसान है क्या? किसी ने आज तक पूछा कि ये बैंकों का ये कर्जा गया कहां? ये कोई सवाल पूछने वाला नहीं। बोले नहीं जी, आईबीसी रूट के तहत इनका रिजोल्यूशन प्लान हो गया एंड दिस कंपनी इज ऑलरेडी सोल्ड आउट टू अ न्यू कंपनी, सो द चैप्टर इज क्लोज्ड। यहां पे सरकार भ्रष्टाचार को होने दे रही है या भ्रष्टाचार की तरफ नजर नहीं डाल रही है, चुप्पी साध रही, या फिर उस पूरी प्रक्रिया में शामिल हो सकती है। इसकी छानबीन होने के बाद पता चलेगा। बैंक इतने बड़े हेयर कट क्यों दे रहे हैं, ये बार बार सवाल उठ रहा है। इस तरह की और भी बहुत सारी कंपनियां, जैसे अनिल अंबानी की कंपनियां, अनिल अंबानी जी तो सरकार के दामाद हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है उनसे। उनकी कंपनियों ने 1.25 लाख करोड़ का डिफॉल्ट कर रखा है। नहीं, अनिल अंबानी के अलग अलग, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, सबने मिलके 1.25 लाख करोड़ बैंकों का खा के बैठा हुआ है। वो कल या परसों खबर आई कि वो डायरेक्टर पोस्ट रिजाइन कर रहे। क्यों? ताकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। तो समय रहते अगर कार्रवाई करेंगे, प्रोमोटर्स को पकड़ेंगे, तो पता चलेगा कि आपका बैंक का पैसा कहां साइफन हुआ, कहां डाइवर्ट हुआ है और कैसे डाइवर्ट किया, कैसे सेल कंपनियों में भेजा जा रहा है पैसा। इसी तरह से और भी जेट एयरवेज का नाम सुना होगा आपने, जेट एयरवेज से आपने सफर भी किया होगा। 15,000 करोड़ बैंक का कर्ज था और यह 1,800 या 2,200 में बिक रही है कंपनी। किसी ने आज तक नरेश गोयल से पूछा नहीं कि पैसा गया कहां, क्योंकि वो तो बहुत शार्प बिजनेसमैन थे। तो वो तो टिकट सेल करने वाले के एजेंट थे और वहां से इतना बड़ा एयरलाइन खड़ा कर लिया और वो एयरलाइन कंपनी बैठ गई और गोयल जी बैठे हुए मुंबई में आसानी से, आराम से। डीएचएफएल 38,000 करोड़ का बैंक लोन डिफॉल्ट किया, इसके प्रोमोटर्स इस समय जेल में। मैं आभारी हूं, लेकिन किसी दूसरे केस में गए हैं जेल में। हां, आगे जाकर के और कार्रवाई होनी। एचडीआईएल इनके चाचा की कंपनी है, वो भी डिफॉल्ट कर गई है। तो जब भी इस तरह के केसेस आते हैं, पर्टिकुलर याद करिए एबीजी शिपयार्ड के समय, तब सरकार और खासकर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहती हैं कि लोन तो यूपीए के जमाने में दिया गया था, और ये कह के सरकार बच के निकल जाती है। हां बिल्कुल, लोन हमारे जमाने में दिया गया था। लोन देना, लोन लेना कोई गलती नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। यह बैंकों का, ये सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। यह बिजनेस का एक तरीका है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन लोन लेने के बाद डिफॉल्ट करना, विलफुल डिफॉल्ट करना और जानबूझकर फंड डाइवर्ट करना, यह गुनाह है और यह पिछले 5-6 वर्षों में खूब हुआ है, बल्कि उससे पहले भी हुआ होगा, और इसकी जांच, इसकी छानबीन नहीं हो रही। और इस लूट में आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत जो एक नया तंत्र बना है, यह पूरा तंत्र शामिल है। क्या इस सिस्टम को सरकार का प्रोटेक्शन प्राप्त है या सरकार भी इसमें शामिल है? इस सवाल का जवाब आगे जाकर ढूंढना चाहिए। एमटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो सैंपल केस, इसे साबित करने के लिए हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब एमटेक ग्रुप का केस हम आपके सामने रखें।
समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं? थोड़ा टेक्निकल ज्यादा है, लेकिन मैंने जानबूझ के बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। सॉरी। तो आईबीसी के तहत जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो कायदा बना 2016 में मोदी सरकार ने बनाया, उसके तहत जो बैंक्रप्ट कंपनियां उनको रिवाइव करने, उनको सेल करने का एक सिस्टम तैयार किया। उसके तहत 3 नई ताकतें तैयार की गई, 3 नए शक्ति केंद्र बने। पहला शक्ति केंद्र था एनसीएलटी, है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जैसे कोई प्रोमोटर बोलता है मैं कंपनी नहीं चला पा रहा हूं, एनसीएलटी में जाता अपना एप्लीकेशन लेके, यानी कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। अब एनसीएलटी इतना पावरफुल हो गया है, एनसीएलटी में इतना करप्शन हो रहा है, एनसीएलटी के दलाल दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर चंडीगढ़ तक इतने बड़े पैमाने पे घूम रहे हैं तो जी आपका कंपनी बचाना है, जी आपको सस्ते में दिला ना, हम करके देते। एक शक्ति केंद्र भ्रष्टाचार का। दूसरा, इसके अंदर एक आरपी अपॉइंट होता है। आरपी क्या है मैं बताना चाहूंगा। इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। जैसे ही कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, एनसीएलटी एक किसी ऑडिटर को या चार्टर्ड अकाउंटेंट को या ऑडिट फर्म को अपॉइंट करती है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। मतलब इस कंपनी का पूरा लिक्विडेशन का वैल्यूएशन तय करने की जिम्मेदारी आपकी है। वो कंपनी लिक्विडेशन वो कंपनी उस लिक्विडेशन का वैल्यूएशन तय करती है, लिक्विडेशन वाली कंपनी का वैल्यूएशन तय करती है। अब ये आरपी एक नया शक्ति केंद्र है। जैसे लिक्विडेशन में पूरी कंपनी इज टेकन ओवर बाय आरपी, ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी। पूरा ट्रांजैक्शन वो देखेगा, उस कंपनी को किस भाव पे बेचना है, कितना हेयर कट देना है, वो आरपी तय करता है। वो एक इंसान है, वो एक ऑडिटर है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। तीसरा शक्ति केंद्र जो ज्यादा खतरनाक है वो है सीओसी। सीओसी यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। इसमें बैंकों, जिन बैंकों का कर्जा डूबा, उन बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव सीओसी में बैठते हैं। तो आरपी एक प्लान बनाता है, रिजोल्यूशन प्लान बनाता है और सीओसी में देता है, और सीओसी जब तक उसको ओके नहीं बोलेगा तब तक वो प्रपोजल एनसीएलटी में नहीं जाएगा। जब एनसीएलटी में जाएगा, एनसीएलटी ने ठप्पा मार दिया, कंपनी बिक गई। अब सीओसी तय करता है कितना हेयर कट देना है, यानी कितना कर्जा छोड़ना है। अब मैं मान लीजिए बैंक हूं, मैंने कर्ज दिया है, तो मैं अपना कर्ज ज्यादा से ज्यादा वसूलने की कोशिश करूंगा, लेकिन आरपी एक प्लान लेके आता है और सीओसी यानी बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव जो कमेटी में बैठे हुए हैं, वो बगैर किसी उसके क्राइटेरिया के, जो मन में आता है, जिसको जो अप्रोच हो, जिसका जो प्रेशर हो, उस हिसाब से कर्ज को माफ कर दिया जा रहा है। तो ये 3 शक्ति केंद्र आईबीसी रूट के तहत काम कर रहे हैं। और इन 3 शक्ति केंद्रों ने कैसे एमटेक को लूटा या एमटेक के प्रोमोटर्स को कैसे बचाया, संभाला, अब यहां पे मैं आ रहा हूं, बस थोड़ा और टाइम लूंगा। एमटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज की टोटल बोरोविंग्स है 25,000 करोड़। इसमें एक कंपनी है इनकी एमटेक ऑटो 12,500 करोड़, दूसरी कंपनी है इनकी कैस्टेक 7,500 करोड़, तीसरी कंपनी है मेटालिस्ट 3,500 करोड़ और एक चौथी कंपनी है एआरजीएल एंड अदर्स 1,500 करोड़। 2017 में एमटेक ऑटो इंसॉल्वेंसी में गई, यानी 2017 में एमटेक ऑटो ने एनसीएलटी को एप्लीकेशन दिया कि साहब हम डूब गए हैं, हमको हमारी रक्षा करो। तो जैसे ही इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी में जाना, कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जा रही, यानी इंसॉल्वेंसी केस बन गई। तो जैसे एनसीएलटी में केस गया तो एनसीएलटी एक आरपीओ अपॉइंट करता है, यानी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करता है। यहां पे जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किए गए उनका नाम है दिनकर वेंकट सुब्रमण्यम। ये बेसिकली अर्न्स्ट एंड यंग EY ऑडिट फर्म के पार्टनर भी हैं और इंडिया बेस्ड एक बड़े ऑडिटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट कह सकते हैं। तो इनको सबसे पहले एमटेक ऑटो के 12,500 करोड़ के डिफॉल्ट का पूरा केस इनको हैंडओवर किया जाता है कि इसको आप सॉल्व करिए, इसका रिजोल्यूशन प्लान दीजिए। 2018 आते आते एमटेक ग्रुप की जो बाकी कंपनियां वो भी डिफॉल्ट कर जाती हैं कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका भी डिटेल है हमारे पास कैसे कनेक्टेड है सब। तो कैस्टेक्स, मेटालिस्ट और एआरजीएल वेंट इनटू इंसॉल्वेंसी एंड सेम आरपीए इज अपॉइंटेड। यहां से भ्रष्टाचार शुरू होता है। एक कंपनी का अगर एक रिजोल्यूशन प्लानर है तो सेम प्लानर, सेम प्रोफेशनल दूसरी कंपनी को नहीं देना चाहिए था, ताकि एक क्रॉस चेक हो सके। तो एक मिलीभगत करने के हिसाब से उसी दिनकर वेंकट सुब्रमण्यम साहब को चारों कंपनी यानी 25,000 करोड़ का एक रिजोल्यूशन प्लान देने का निर्देश दे दिया गया इनके तरफ से। क्या नाम है,
एनसीएलटी की तरफ से। लिक्विडेशन के समय एमटेक ऑटो का टोटल एसेट 15,000 करोड़ था, इसमें से फिक्स्ड एसेट 9,700 करोड़ का था। फिक्स्ड एसेट जिसको कहते हैं फिजिकल प्रेजेंस था जिस एसेट का, वो 9,700 करोड़ था। और इस आधार पर आरपी ने कंपनी का एक लिक्विडेशन वैल्यू तय किया और पोटेंशियल बिडर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की। अब उसकी बिडिंग का प्रोसेस शुरू होता है और इस आधार पर जब पूरा वैल्यूएशन तय किया तो आरपी ने एक वैल्यूएशन बताया कि भाई 4,100 करोड़ में पूरा ग्रुप बेचा जा सकता है। दो बिडर आते हैं, 25,000 करोड़ की कंपनी 4,100 करोड़ में बेचने की बात होती है। नीलामी की प्रक्रिया शुरू होती है, दो बिडर आते हैं। मार्च 2018 तक दो बिडर आते हैं। एक बिडर है लिबर्टी हाउस ग्रुप और दूसरा बिडर है डेक्कन वैल्यू इन्वेस्टर्स। ये दो बिडर्स आते हैं और दोनों बिडर्स सीओसी से यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर से नेगोशिएशन करना शुरू करते हैं और फाइनली कहीं जाके नेगोशिएशन में वो कामयाब भी हो जाते हैं। ये मार्च 2018 की बात। मार्च 2018 के पहले ठीक उसी टाइम पे आईबीसी का एक रूल है कि जब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल किसी कंपनी का लिक्विडेशन का प्रोसेस शुरू करता है, वैल्यूएशन शुरू करता है, तो एक इंडिपेंडेंट ऑडिट फर्म को हायर करता है और उसको बोलता है कि लिक्विडेशन में आने के 2 साल के भीतर इस कंपनी के क्या क्या ट्रांजैक्शन थे उसका रिव्यू करिए, उसको जरा एग्जामिन करिए। तब एक ऑडिट फर्म को अपॉइंट करते हैं, उसका नाम है अर्न्स्ट एंड यंग ईवाई, जो एक इंटरनेशनल फर्म है जिसका इंडिया में भी अपना प्रेजेंस है। इस बीच ऑडिट फर्म अर्न्स्ट एंड यंग सीन में आता है, यहीं से घोटाला एक्सपोज होता है। ईवाई ऑडिट फर्म ने, जो जिसमें आरपी के पार्टनर भी हैं, ईवाई की ऑडिट और ईवाई की रिपोर्ट आती है फरवरी 2018 में। मार्च में बिडर्स फाइनल हो गए, जबकि फरवरी में ईवाई की एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट बिडर्स को नहीं दिखाई जाती। ये रिपोर्ट क्योंकि एक्सप्लोसिव थी, इस रिपोर्ट में घोटाला था। इस रिपोर्ट ने एमटेक के प्रोमोटर्स के सारे कारनामों को एक्सपोज किया। इस रिपोर्टर से फाइंड आउट क्या किया, इस रिपोर्ट में क्या फाइंड आउट है? फिक्स्ड एसेट्स ऑफ एमटेक वेयर रिटन ऑफ। अराउंड 7,000 करोड़ का एसेट राइट ऑफ कर दिया गया। मतलब एक मान लीजिए 500 करोड़ की उनकी एक फैक्ट्री है, तो वो फैक्ट्री किसी सेल कंपनी के नाम पे कर दिया गया, बोला उस बुक में दिखाएगी एक फैक्ट्री हमारे पास नहीं है। यानी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने 4,100 करोड़ जो उसका वैल्यूएशन किया, उसके बाद उसके पास एक रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि जो तुम जिस आधार पे वैल्यूएशन कर रहे हो वो प्रॉपर्टी तो उसके पास ही नहीं हो, एसेट उसके पास ही नहीं। 9,500 करोड़ दिखाया गया था कि इनका एक एसेट है, उसमें से 7,000 करोड़ का एसेट राइट ऑफ किया गया, वह भी कंपनी की इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू होने के बाद। मैंने पहले आपको बताया जब इंसॉल्वेंसी शुरू हो जाती है तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास पूरी कंपनी हाथ में आ जाती है, फिर प्रोमोटर्स के पास कुछ कहने को नहीं रहता। लेकिन तब भी जब एक बार लिक्विडेशन शुरू हो जाता है, कंपनी के सारे एक मेजर 70% से ज्यादा एसेट सेल ऑफ किया जाता है इलीगल तरीके से, सेल कंपनियों के जरिए, सेल कंपनियों के नाम, और आरपी चुप रहता है, तमाशा देखता रहता है। सीओसी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होता। लिक्विडेशन 70% एसेट, इसमें टोटल सेल कंपनी जो इस ऑडिट फर्म ने जो सेल कंपनी बताया, बोला 129 सेल कंपनीज बनाई। एमटेक ऑटो के प्रोमोटर्स ने 129 सेल कंपनीज बनाई और उसमें सारे एसेट और फंड डाइवर्ट कर दिया गया, बैंकों का लोन डाइवर्ट कर दिया गया। उनकी लैंग्वेज में उनकी फाइंडिंग क्या, मैं 1-2 लाइन में पढ़ के सुनाता हूं। इट अपीयर्स prima facie that Amtech carried out preferential transaction, undervalue transaction and transaction defrauding creditors. Transaction made to potential related parties which have no activities related to business of Amtech, यानी these were shell companies. यह रिपोर्ट 2018 जैसा मैंने बताया फरवरी 2018 में आई। मार्च 2018 में बिडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। फाइनल बिडर्स जो थे 2, उनसे रिपोर्ट छुपा दी गई थी। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल मिस्टर दिनकर वेंकट सुब्रमण्यम के पास रिपोर्ट थी और वो उन्होंने सीओसी और एनसीएलटी को भी ये रिपोर्ट दिखाई होगी। बावजूद इसके फाइनल बिडिंग के समय ये रिपोर्ट छुपा के रखी गई क्योंकि उनको प्रोमोटर्स को छुपाना था, बचाना था। यानी प्रोमोटर्स के साथ कोई नेक्सस था। यानी अब तक जितने केसेस हुए 457, उसमें हाउ आईबीसी सिस्टम वाज इन्वॉल्व इन हैंड इन ग्लोव्स विद द प्रोमोटर्स, उसका एक सबूत है और इसी की छानबीन होनी चाहिए। आगे
मगर लिक्विडेशन वैल्यू करते समय ईवाई की रिपोर्ट का जाना बिड, उसके बाद ये बिडर कहते हैं भाई ये तो नहीं चलेगा, इनके पास तो जो सारी प्रॉपर्टी तूने बेच डाली है, ये तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर हम 4100 करोड़ नहीं देंगे। वो कोर्ट में जाते हैं। एनसीएलटी में एक अपीलेट अथॉरिटी है, एनसीएएलटी, वहां रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि एनसीएलटी जो करता है उसी को फॉलो करता है एनसीएलटी। वो बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। एक लंबी लीगल लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट जब मामला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट में ईवाई की रिपोर्ट रखी जाती है, एमटेक के सारे काले कारनामों की डिटेल्स दी जाती है, लिक्विडेशन वैल्यू कैसे इन्फ्लेटेड है यह भी बताया जाता है, एमटेक ने बैंकों से जो कर्जा लिया उसमें 12,500 करोड़ कहां गया इसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है, यह भी सुप्रीम कोर्ट को बताया जाता है। 7,500 करोड़ का एसेट चुपके से सेल कंपनियों को बेच दिया गया, यह भी सुप्रीम कोर्ट को बताया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन सब बातों का कॉग्निजेंस लिए बगैर सिर्फ कहता है कि फ्रेश बिड कर दीजिए। फ्रेश बिड होता है, 4 नए बिडर्स आते हैं और सीओसी यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फाइनली जो पहले 2 बिडर्स थे उसमें से एक डीवीआई डेक्कन वैल्यू क्रेडिटर्स को 1,500 करोड़ में कंपनी बेच देती। जिस एमटेक ग्रुप ने 25,000 करोड़ रुपए बैंकों से लिया वो कंपनी फाइनली 1,500 करोड़ रुपए में बेच दी जाती है। उनके प्रोमोटर से 7,500 करोड़ का एसेट राइट ऑफ कर दिया, 12,500 करोड़ का फंड साइफन ऑफ किया अलग अलग सेल कंपनीज के नाम पे। ये पूरी रिपोर्ट सामने है, फिर भी ईवाई की पूरी फाइंडिंग सामने है, फिर भी आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। हमारा सवाल यहां है, हमारा मुद्दा ये है, इन प्रोमोटर्स को आखिर क्यों बचाया जा रहा है? क्या सरकार का क्या लेना देना है? अगर फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि लोन हमारे जमाने में नहीं यूपीए के जमाने में दिया गया था, तो लोन को डुबाने का जो काम चल रहा है वो एनडीए के जमाने में चल रहा है। इस बीच जो प्रश्न अनुत्तरित रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का चुप्पी, फिर आरपी ने आखिर ईवाई की रिपोर्ट जब छुपाई तो क्या नेक्सस था? कोई साठगांठ थी प्रमोटर से? आज तक इसके ऊपर एनसीएलटी ने कोई अच्छा आरपी को ये भी कहा, जो आईबीसी का एक मैंडेट है, आईबीसी का एक प्रोविजन है आईबीसी लॉ में कि व्हेन वन आरपी इज अपॉइंटेड his job he is mandated to do the liquidation value of the company, liquidated company, and simultaneously the RP has to get into the fraud done by the promoters। यानी आरपी के पास पूरा मैंडेट है कि उसके प्रोमोटर्स ने कुछ फ्रॉड किया इसकी जांच करे और एक्शन लेने का रिकमेंडेशन दे, फिर भी आरपी ने कुछ नहीं किया। सीओसी कमिटी ऑफ क्रेडिट, उनको पता है कि इतनी बड़ी इस तरह की पूरी रिपोर्ट आई पड़ी है और एमटेक वालों ने इतना बड़ा घोटाला किया, लेकिन सीओसी ने एक बार भी रिकमेंडेशन नहीं दिया कि प्रोमोटर्स के खिलाफ भी कोई जांच होनी चाहिए। तो एक पूरा नेक्सस है प्रोमोटर्स और आरपी सीओसी का, इसकी जांच होनी चाहिए। एनसीएलटी क्यों चुप रहा? प्रोमोटर्स की लूट की पूरी रिपोर्ट एनसीएलटी के सामने, फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने का ऑर्डर नहीं, क्यों? इस बीच एक सिर्फ डेवलपमेंट हुआ है, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को रिपोर्ट हाथ लग जाती है। वो जाता है चंडीगढ़ एनसीएलटी में सितंबर 2021 में। पिछले 6 महीने में एक हियरिंग हुई है और उन डिमांड क्या की कि मुझे 2320 करोड़ रुपए चाहिए मुझे वापस। मतलब जिसने 12,500 करोड़ रुपए बैंकों के साइफन ऑफ कर दिए, 7,500 करोड़ रुपए का एसेट राइट ऑफ कर दिया, उस कंपनी से एमसीए यानी सरकार, यानी भारत सरकार, यानी मोदी सरकार, यानी निर्मला सीतारमण जी की मिनिस्ट्री, वो सिर्फ 2320 करोड़ रुपए वापस मांग रही है और उसको लेकर भी कोई सीरियस नहीं है। कहीं ये सिर्फ एक आई वॉश तो नहीं है? ये एक सवाल है। एक जनरली एमटेक के बारे में अब मेरा एक दो डिमांड होगा सरकार से, और एक जनरल 1-2 डिमांड है, वो करके मैं खत्म करूंगा। माय डिमांड वुड बी द गवर्नमेंट मस्ट इंक्वायर इनटू द फाइंडिंग्स ऑफ ईवाई रिपोर्ट व्हिच सेज दैट एमटेक ग्रुप हैज कैरिड आउट प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, it carried out transactions defrauding creditors, and it has siphoned off more than 70% of its assets and funds to the 129 cell companies। ये EY की रिपोर्ट जो मेरे पास भी है, भारत सरकार के पास भी, उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स की जांच होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स इसकी जांच सीबीआई के अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एमसीए कहीं ना कहीं लग रहा है मिला हुआ है, आपके पास एसएफआईओ के पास स्टाफ नहीं है, एनसीएलटी खुद इस पूरे घोटाले का पार्ट दिख रहा है, तो सीबीआई इज द ओनली एजेंसी जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। तो कि एमटेक के प्रोमोटर्स की हेराफेरी की पूरी जांच हो,
आरपी और लेंडर्स कैसे इस पूरे मामले में सरकार में बैठे किसी व्यक्ति के प्रेशर में थे क्या? प्रोमोटर्स को बचाने के लिए इसकी जांच होनी चाहिए। एंड जनरली एक मेरी डिमांड है कि पिछले 5 सालों में आईबीबीआई का कहना है कि 6 लाख करोड़ रुपए बैंकों के डूब गए। यह ऑफिशियल रिपोर्ट है। मतलब प्रतिवर्ष 1.25 लाख करोड़ के आसपास हिंदुस्तान के बैंकों का डूब गया, बर्बाद हो गया। मतलब एवरेज निकाले तो 10,000 करोड़ हर महीने मोदी सरकार ने डुबाया। तो यह पूरा इंसॉल्वेंसी केसेस का जो पूरा एक प्रकरण है जो पिछले 5 सालों से चल रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है, इसके ऊपर मोदी सरकार एक व्हाइट पेपर लेकर के आए। सरकारी भाषा में व्हाइट पेपर ही सबसे अच्छा आयोजन हो सकता है। इसके जरिए हमको पता चलेगा कि 4,946 कंपनियां कौन है, इसमें टोटल हमारे देश के बैंकों का कितना बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, उसका 457 कंपनियां जो रिजॉल्व हो गई उसमें कितना पैसा डूबा, उनके प्रोमोटर्स ने कहां कहां पैसे साइफन ऑफ किए हैं, उनके प्रोमोटर्स की पूरी कहानी आनी चाहिए। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाइट पेपर रिपोर्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट ऑल द प्रोमोटर्स ऑफ दोज कंपनीज which cases are resolved now or government claims to resolve it. Finally, बस मुझे मालूम है थक गए होंगे। फाइनली जो कंपनियां बैंकरप्ट हो रही हैं उनको आप हम सब मिलकर सिर्फ ये नहीं कह सकते कि कंपनी बैंकरप्ट है कि मेरा कोई लेना देना नहीं। सच है कि उन कंपनियों के जरिए हमारे बैंक बैंकरप्ट हो रहे हैं। बैंकों में जो पैसा है हमारा आपका पैसा है, देश का पैसा, सरकार का पैसा है। और सबसे ज्यादा कौन बर्बाद हो रहा है इसमें? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बाकी सारे नेशनलाइज्ड बैंक। तो जब बैंक इस तरह से बैंकरप्ट होते चले जाएंगे तो देश नहीं बचेगा। तो देश को अगर बचाना है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी मांग होगी कि इस पूरे प्रकरण पर ध्यान दीजिए। सिर्फ यूपीए के जमाने में लोन दिया गया था यह कह करके अपनी जान मत बचाइए। अगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो एक दिन पूरे देश की बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी। आप सिर्फ ये कहते रहेंगे कि यूपीए के जमाने में लोन दिया गया था। आपके पास पावर है, अधिकार है, जानकारी है, पूरी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। आप जितना जल्दी हो आईबीसी रूट के जरिए जो इंसॉल्वेंसी के केसेस चल रहे हमारे देश में उसके ऊपर नजर रखें और कैसे आईबीसी रूट के नाम पे जो लीगल सिस्टम लूट रहा है इस देश को, उस लूट को रोकने की दिशा में आप काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वैसे संजय जी ने हिंदी इंग्लिश दोनों ही बोल दिया है, तो मैं फिर से दोहराऊं, मुझे नहीं लगता कि इतना समय आपका मैं लूंगा, लेकिन जो लब्बो लबाब है, द जिस्ट ऑफ हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस इज दैट देयर इज एन इंस्टीट्यूशनल करप्शन गोइंग ऑन इन दिस कंट्री इन द नेम ऑफ रेजोल्यूशन। दे हैव प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क टू लेजिटिमाइज a scam running into lakhs of crores. My colleague Sanjay Nirupam ji has given you an example of Amtech. This is just one example. So imagine if an honest white paper is attempted. People of India have a right to know what's happening to their money parked in the banks and not a private bank. This is a state bank of India. These are nationalized banks. तो जो रेजोल्यूशन के नाम पर घपला हो रहा है और उस घपले को एक कानूनी जामा पहना दिया गया है 2016 में जो नया कानून बना उसके तहत, उसके पीछे हो क्या रहा है आज उसका एक उदाहरण आपने संजय निरुपम जी ने आपके सामने रखा है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं और बिल्कुल हमारी ये मांग है कि जितने भी रेजोल्यूशन प्लान के तहत आपने रेजोल्यूशन किए हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रमोटर्स का क्या रोल रहा है और वो पैसा कहां गया है, उसका उत्तर इस देश के एक एक नागरिक को, जिसका पसीने की कमाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकों में है, उसको जानने का हक है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, आज रविवार है, छठे दिन में 5वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं और जो भक्तजन हैं वो बड़े खुश हो रहे हैं कि आज 80 पैसे नहीं बढ़ा, आज 85 पैसे बढ़ा है। उसमें भी वो खुश हो रहे हैं कि देखिए आज मोदी जी ने राहत दे दी, 80 पैसे नहीं बढ़ाया, सिर्फ 50 पैसे बढ़ाया। और धन्यवाद है राहुल गांधी का कि अगर चुनाव प्रचार में उन्होंने ये नहीं कहा होता
कि चुनाव खत्म होते ही दाम बढ़ने वाला है तो बढ़ जाता। क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया दाम बढ़ने वाला है, तो थोड़े दिन और डिले कर दिया, थोड़ी राहत आपको मिली। लेकिन आज जो हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कम हो तब भी बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ जाएं तब भी बढ़ेंगे। 157 दिन नहीं बढ़ेंगे क्योंकि चुनाव में व्यस्त हैं साहब, और उनको डर है कि वोट नहीं मिलेंगे अगर कीमतें बढ़ गई तो 26 लाख करोड़ का हिसाब तो दीजिए जो आपने एक्साइज के माध्यम से कमाया है। वेयर इज द अकाउंट ऑफ द 26 लाख करोड़ अक्रूड थ्रू एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल? भाई देश को यह हक है जानना। आज पेट्रोल और डीजल की जब कीमतें बढ़ती हैं, कोई और पार्टी तो आपको नहीं सुनाई देगी इस पर आवाज उठाते हुए। एक कारण है यही कि कांग्रेस की आवाज वो क्यों बंद करना चाहते हैं। कांग्रेस ही है जो बार बार इस पर आवाज उठाती है। जीते हारे बिल्कुल बिल्कुल कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम राजनीति में हैं, इन्हीं मुद्दों को उठाने के लिए आए हैं, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं आए हैं। जो चुनाव जीतने के लिए आए हैं, देख लीजिए उन्होंने क्या हालत कर दी। अभी संजय निरुपम जी ने बताया आपको, बैंकों को डुबो रहे हैं, बैंक्स को बैंकरप्ट कर रहे हैं, मिडिल क्लास को लूट रहे हैं, गरीबों की तो आप छोड़ ही दीजिए क्या हालत कर रहे होंगे। तो आज हम सबके हित में है, इस देश के हित में है कि कांग्रेस की आवाज जब इन मुद्दों पर उठाई जाए, तो आप लोग जो यहां बैठे हैं, संडे को अपना समय यहां व्यर्थ करने आए हैं, कम से कम उस आवाज को एम्पलीफाई कीजिए, बढ़ाइए, सब तक पहुंचाइए, क्योंकि ये आवाज पूरे देश की आबादी की हितों की आवाज है। अब और समय नहीं लेते हुए आपसे सवाल संजय जी से या मुझसे आपको कुछ पूछने हो तो आपका स्वागत है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिस एसेट को फ्रीज करने की बात कर रहे हैं वो एसेट है ही नहीं इनके पास। उन जो एसेट पहले थे वो, ये तो ईवाई रिपोर्ट यही कह रही है, अर्न्स्ट एंड यंग ये कह रहा है कि जो भी एसेट इस कंपनी के नाम थे सब इनने साइफन ऑफ कर दिया, सब इनने रिटर्न ऑफ कर दिया, सब दूसरी सेल कंपनीज को दे दिया। तो इन प्रोमोटर्स के नाम पे अब कोई एसेट है ही नहीं, दिखाने के लिए कहीं एक पान की दुकान होगी कि इनका एसेट रखे, सीज कर लिया। तो जब तक इन प्रोमोटर्स के सारे हेरा फेरी को आप नए सिरे से जांच नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। एक दूसरी बात, एसएफआईओ इज अंडर स्टाफ एजेंसी। आपको याद होगा 2015-16 में एसएफआईओ ने बहुत तेजी से काम शुरू किया था, लेकिन पिछले 3-4 सालों में एसएफआईओ का ही नाम भी सुन रहे हैं आप लोग। उनको ठंडा रहने के लिए बोल दिया गया। तो एसएफआईओ सिर्फ नाम के लिए एक नोटिस दे रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा। हाँ, एक कॉन्क्रीट काम एमसीए ने किया है जो कोर्ट में गया, वो भी दिखावा है। वो भी मैंने आपको बताया कि 7,500 करोड़ का पूरा फंड डाइवर्शन हो रहा है, और क्लेम कितना कर रहे हैं आप? 2320 करोड़ का। इसका क्या लॉजिक है समझ में नहीं आता। तो ये कहीं ना कहीं प्रोमोटर्स के काले धंधे को छुपाने के लिए और फेस सेविंग करने के लिए कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है, जबकि इस एक्शन का कोई कॉन्क्रीट आधार नहीं है। 21,000 करोड़ उसमें था, ये 25,000 करोड़ है, बढ़ता जाए। बहुत 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 अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि ये जो इस समय 457 कंपनियां जो बैंकरप्ट हो गई और जिनका रिजोल्यूशन प्रपोजल फाइनल हुआ, एक आरपी फाइनल हुआ, प्लान फाइनल हुआ, और जो कंपनी आखिरकार बिक गई, इन सारी कंपनियां बीजेपी के जमाने में नहीं बनी है। हम नहीं करें, बीजेपी तो आज पैदा हुई है। ये सारी कंपनियां वर्षों पुरानी और निश्चित तौर पर कांग्रेस के जमाने में ही पैदा हुई, और ये सारी कंपनियां निश्चित तौर पर कांग्रेस के जमाने में ही ने लोन लिया। और लोन लेना कोई पाप नहीं है, लोन लेना और देना कोई गुनाह नहीं है। लोन लेके डिफॉल्ट करना, विलफुल डिफॉल्ट करना और उसके बाद फंड डाइवर्ट करना, यह गुनाह है। और ये सब एक्टिविटी पिछले 5, 7, 8 वर्षों में ज्यादा तेजी से हुई है। और ये जो एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, जो हेराफेरी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों, ऐसे प्रोमोटर्स के खिलाफ सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए। वो नहीं दिख रहा। सिर्फ डीएचएफएल का प्रमोटर अंदर है, उसके अलावा किसी भी कंपनी का प्रमोटर अंदर नहीं है। आप ध्यान से देख लीजिए, सारी कंपनी डिफॉल्ट करके बैंकों को लूट के प्रमोटर मजा कर रहे हैं। आप अच्छा लेट आए, आलोक इंडस्ट्रीज एक कंपनी है,
5,000 करोड़ की कंपनी, 5,000 करोड़ बैंक का लोन था, 500 करोड़ में बिक गई। ठीक है जी, अब आपने भाई वो डिफॉल्ट करके कम, उसके बाद पेंडोरा पेपर्स में उसके प्रोमोटर्स के नाम आ रहे हैं कि कैसे इसने इंडिया से बैंकों से लोन लेके फंड डाइवर्ट कर रखा है ऑफशोर कंपनीज में। आज तक आलोक इंडस्ट्रीज के मालिकों से कोई पूछताछ नहीं। वीडियोकॉन 46,000 करोड़ कर्ज लेता है, वो कंपनी 4,000 डिफॉल्ट करता है, उसको आप 3,000 करोड़ में बेच रहे हैं। एक बार भी धूत नाम के जो बिजनेसमैन है उन लोगों से नहीं पूछा जाता कि साहब तुम इतने बेवकूफ कैसे निकले, तुमने तो जीरो से इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की थी। क्या इतना आसान है कि एक इतना बड़ा बिजनेस माइंड का आदमी अपनी कंपनी डिफॉल्ट कर, उसकी कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है और 46,000 करोड़ डूब जाता है? जी नहीं, उसने अपने पैसे, अपने एसेट सब डाइवर्ट किए हैं, साइफन ऑफ किए हैं पैसे उसने। ये तब पता चलेगा जब आप इस आईबीसी के लीगल रूट को थोड़ा शक की नजर से देखेंगे, उसकी पूरी एक्टिविटी, पूरी प्रोसीजर में कैसे आरपी, सीओसी और एनसीएलटी कैसे इन्वॉल्व है। जब आप इसकी जांच करना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि प्रोमोटर्स ने हमारे बैंकों को कैसे लूटा और बर्बाद किया। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑपरेटिव ऑर्डर है वो सिर्फ इतना है कि फ्रेश बिड बुलाइए। फ्रेश बिड बुलाने से पहले उन्हें बीडर से पूछा क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है तुमको भाई। तो बीडर्स ने कहा कि साहब हमको 4,100 करोड़ में कंपनी बेच दी गई, जबकि इसका सारा 70% एसेट तो है ही नहीं, मतलब इसका रीवैल्यूएशन होना चाहिए। तो आईबीसी के तहत एक प्रोविजन ये है कि अगर कोई फाइनल बीडर बिड लेने के बाद, कंपीट करने के बाद वो अगर आनाकानी करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए। तो आईबीपीआई जो फाइनल बिडर था उसके खिलाफ गुड़गांव सेशन कोर्ट में केस करती है कि ये धोखा दे रहा है, ये पूरे प्रोसेस में शामिल होने के बाद, फाइनल बिडर बनने के बाद भी पैसा नहीं दे रहा है, इसे जल्दी दीजिए। तब वो जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि साहब मैं क्यों ये कर रहा हूं, क्योंकि मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, इस कंपनी का वैल्यू आज 4,100 करोड़ नहीं है। तो जब उसने ये बताया तो निश्चित तौर पर ईवाई की रिपोर्ट दी होगी और उसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 1,500 करोड़ में बेच दो, फ्रेश बिड बुलाओ। इसके मतलब इसको रीवैल्यूएशन का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट देता है। रीवैल्यूएशन का ऑर्डर देते समय प्रोमोटर्स ने हेरा फेरी की, 12,500 करोड़ बैंकों का कर्जा साइफन ऑफ किया, 7,500 की एसेट जो था वो राइट ऑफ किया, अपनी सेल कंपनियों को दिया। ये तो रिपोर्ट सामने थी ना, इसकी जांच की मांग क्यों? ये मुझे नहीं मालूम, यही एक सवाल है कि ये एक सवाल है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लेके एनसीएलटी, आरपी, सीओसी, सब इस तरह के फ्रॉड प्रमोटर्स को बचाने में या उसकी तरफ से आंख मोड़ लेने में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं, ये एक सवाल है। और मुझे लगता है इस सवाल की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। ये बहुत अच्छा और टेक्निकल सवाल है आपका। आईबीसी का एक प्रोविजन ये है कि एनसीएलटी में आईबीसी रूट के जरिए किसी भी बैंकरप्ट कंपनी का एक बार रिजोल्यूशन हो गया और इफ द कंपनी सोल्ड टू द न्यू बायर, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये आईबीसी के अंदर ये प्रोविजन है। ये क्या करेंगे आप? तो इसलिए सरकार को अपना पॉलिटिकल विल दिखाना पड़ेगा, बैंकों को डूबने से, बर्बाद होने से बचाने का एक स्टैंड लेते हुए, एक मोरल स्टैंड लेते हुए, एक नेशनल स्टैंड लेते हुए उनको जाकर क्या सीबीआई को दे। हाँ ठीक है, सीबीआई को देंगे। एमटेक के प्रमोटर्स ने कैसे बैंकों का पैसा साइफन ऑफ किया है, 12,500 करोड़ रुपए का कर्ज, और जो एसेट था वो कैसे अपनी सेल कंपनियों को दिया, वो जांच करनी पड़ेगी सीबीआई को ऑन द बेसिस ऑफ ईवाई रिपोर्ट। अब ये तय करेंगे, दे भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सीबीआई, देखो हम सीबीआई को कंप्लेंट भी देंगे तब, लेकिन वो एक्शन में तब आएगी जब ऊपर से ऑर्डर आएगा। हमारे कंप्लेंट का कोई वैल्यू है? अच्छा, या फिर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंप्लेंट समझ लीजिए।
सबसे अच्छा तो यही है कि हम प्रधानमंत्री से डिमांड कर रहे हैं कि साहब हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कॉग्निजेंस लीजिए और एक्शन लीजिए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, अल्लाह बिलवा भी यही है, आप भेज सकते हैं। नहीं सही है, सही आपने सही, बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया। हाँ हाँ, रुचि सोया 12,500 करोड़ का बैंक का कर्जा था रुचि सोया पे, और अचानक बोला कि मैं कर्जा नहीं दे सकता, मैं डूब गया। तो वो एनसीएलटी में जाता है रिजोल्यूशन के लिए, कंपनी मतलब लिक्विडेशन के लिए कि अभी कंपनी को बेच डालो, जिसको लेना लेने दो। बाबा की एंट्री होती है, बाबा रामदेव तो जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उस कंपनी का एक नया वैल्यू बनाते हैं कि भाई 4,500 करोड़ में कंपनी बिकनी चाहिए। बाबा 4,500 करोड़ में ले लेते हैं, मतलब बैंकों का 7,500 करोड़ रुपए डूब गया। अब वही बैंकर उस रिजोल्यूशन प्लान के तहत बाबा से कहते हैं कि आपको 4,500 करोड़ नहीं देना है, आप अपनी तरफ से अपफ्रंट पेमेंट यानी अपनी कंपनी का 1,000 करोड़ का चेक हमको दीजिए, 3,500 करोड़ वी आर गोइंग टू फाइनेंस यू। यानी जिन बैंकों का पैसा रुचि सोया जैसे डूबी हुई कंपनी में डूब गया, वही बैंक एक बार फिर इस डूबी हुई कंपनी में 3,500 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ये एक स्कैम। दूसरा स्कैम ये है कि ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है शेयर मार्केट में। तो जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है ना, चाहे कितनी भी प्राइवेट कंपनी हो, उसका 25% जो होल्डिंग होगी वो हमेशा कॉमन शेयर होल्डर के पास होगा। ये सेबी का रूल है। क्यों? ताकि कंपनी हमेशा पब्लिक का पैसा उसमें बना रहे और पब्लिक का इंटरेस्ट उसमें बना रहे, पब्लिक को आखिर में पैसा मिले। कंपनी कभी रिवाइव होगी तो पब्लिक को उस शेयर का वैल्यूएशन उसको मिलेगा। ये भाई जैसे ही बाबा जैसे ही लेते हैं, इनका तो राज चल रहा है, तो ये पूरा शेयर प्राइस 0 कर देते हैं। रुचि सोया का शेयर प्राइस 0 और सारे शेयर्स फ्रीज कर देते हैं। यानी रुचि सोया हैज नो शेयर इन द मार्केट। अब ये गलत किया, कायदे से सेबी को एक्शन लेना चाहिए था। सेबी क्यों चुप रहा, एक सवाल है। अब उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले हमने देखा न्यूज की ये पब्लिक इशू लेके आ रहे हैं, अनाउंस किया कि मैं 4,300 करोड़ रुपए रुचि सोया का पब्लिक इशू लेके आ रहा हूं। मतलब ये फिर से नया शेयर अपलोड करे, सेकेंडरी मार्केट में आएगा। अब फिर पब्लिक उसमें पैसा डालेगी और वो पब्लिक का पैसा लेके 3,500 करोड़ बैंक का लौटा देंगे और जो अपना पैसा दिया था अपने पास ले लेंगे। फ्री में रुचि सोया मिल गया। अब ये घोटाला है कि नहीं है बताइए। अब आप कहिए कि साहब ये तो लीगली हो रहा है, बिल्कुल लीगली हो रहा है, लेकिन जैसा पवन जी ने कहा, दिस इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन। और गवर्नमेंट को सिर्फ ये कहना कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक हमको क्रिटिसाइज करने के लिए मुद्दा खड़ा करे, माफ करो साहब, हम पॉलिटिकली क्रिटिसाइज करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन यहां देश का सवाल है, देश के बैंकों का सवाल है। आप अभी नहीं जगेंगे तो जिस दिन जगेंगे उस दिन पता चला आपके सारे बैंक लूट गए, डूब गए, और जिस दिन बैंक डूब जाएगा पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, शुक्रिया, नमस्कार। हाँ। विषयांतरण नहीं करिएगा, पूछ लीजिए फटाफट। ये हाँ जी, देखिए ये जो स्टंट होता है कि भाई टिकट भेज दी कि आइए, यहाँ भी आइए, यहाँ भी आवाज़ उठाइए लड़कियों के लिए, ये स्टंट इसलिए है, पूरे देश में पिछले 70 साल में कभी आपने देखा कोई राजनीतिक दल बलात्कारियों के साथ खड़ा होकर झंडा बुलंद कर रहा हो? पहली बार देखा वो राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी। कठुआ 2 मंत्री उनके उस रैली में थे, बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकाली जा रही थी। क्या राजस्थान में ऐसा हो रहा है? या किसी भी और प्रदेश में जहां गैर भाजपा गैर कांग्रेस की सरकार हो, क्या कोई राजनीतिक दल बलात्कारियों के साथ खड़ा हुआ दिख रहा हो? अगर दिख रहा हो तो बताइए।
फिर आप टिकटें भेजिए, हम सबको भेजिए, हम सब, संजय निरुपम जी भी बंबई नहीं जाएंगे, वहीं चल देंगे, प्रणव झा भी चले जाएंगे, संजीव सिंह भी चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, क्या है उसमें? अरे जहां एक्शन होता हो, जहां पुलिस पर कोई दबाव नहीं डाला जाता हो, जहां बलात्कार की शिकार हुई महिला का चरित्र हनन नहीं किया जा रहा हो, जहां उसके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार खुद मुस्तैद हो, वहां ये स्टंट करने की आवश्यकता क्या है आपको? करते ना ये स्टंट कठुआ में, करते कुलदीप सेंगर के लिए, बलात्कार से हटकर अगर बात करें तो करते ना लखीमपुर में। तो यहां से इनकी नीयत समझ में आ जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ हल्की राजनीति करेंगे, गंभीर राजनीति करने का इनके बस की नहीं है।